आखिरी विषय, जब भी भारत और चीन के बीच सीमा पर टकराव होता है तब कुछ पुरानी बातें और तथ्य अपने आप ही याद आ जाते हैं। भारत के लोगों के मन में हमेशा ये पीड़ा रही है कि अगर चीन के मामले में भारत ने इतिहास में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ना की होती तो आज चीन भारत को धमकी देने की ऐसी स्थिति में होता ही नहीं। और आपको याद होगा, आप सबको स्कूल से लेकर और अब तक यही बताया गया है कि चीन बड़ा शक्तिशाली देश है और चीन से हम जीत नहीं सकते। ये एक के बाद एक की गई गलतियों का एक नतीजा था कि 1962 के युद्ध में हम उस चीन से बुरी तरह हारकर शर्मिंदा हुए, जिस चीन की उस समय दुनिया में कोई खास हैसियत तक नहीं थी। 1962 में करीब 1 महीने के युद्ध में चीन से हम हार गए थे। हमारे करीब 3,500 सैनिक शहीद हुए थे और भारत की करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया था। फिर से सुन लीजिए, 43,000 वर्ग किलोमीटर, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन मायने रखती है। एक पूरा की पूरा देश बन जाएगा उसमें से। इतनी जमीन पर चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था और हमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अक्साई चिन को भी तब गंवाना पड़ा था। अक्साई चिन हमारे हाथ से चला गया। इतना ही नहीं, चीन अरुणाचल प्रदेश के बहुत अंदर तक पहुंच गया था। हालांकि बाद में चीन युद्ध के बाद एक तरफा शांति विराम के नाम पर खुद चीन पीछे हट गया था, लेकिन आज भी वो अक्सर अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और उसे तिब्बत का हिस्सा मानता है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्यों भारत को चीन के सामने उस समय इस तरह से शर्मिंदा होना पड़ा था, आज आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। और अब से हमने ये तय किया है कि हम आपको भारत और चीन के संबंधों के बारे में लगातार हर रोज थोड़ी थोड़ी जानकारी देते रहेंगे। इसे आप देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ गलतियों से समझ सकते हैं और ये इतिहास में है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं है, क्योंकि 1962 के युद्ध की हार भारत की सेना की हार नहीं थी, बल्कि उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व की हार थी। और जो राजनीतिक नेतृत्व ने गलतियां की थी, ये उसकी वजह से हुआ था। क्या आप ऐसे राजनीतिक नेतृत्व की कल्पना कर सकते हैं जो सीमा पर देश के खिलाफ एक बड़े खतरे को देख रहा हो, लेकिन ठीक उसी वक्त वो अपने सेना प्रमुख को हटाने या उन्हें कमजोर करने की साजिशें भी शुरू कर दे? यानी ऐसे में जब युद्ध की शुरुआत होने वाली है और प्रधानमंत्री ये सोच रहा हो कि मैं अपने सेना प्रमुख को हटा दूं। 1962 में चीन के साथ युद्ध से ठीक पहले भारत में यही हो रहा था। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जनरल के.एस. थिमैया से जुड़ी हुई कहानी है। जनरल के.एस. थिमैया जो उस समय सेना प्रमुख थे। इस कहानी को करीब से समझने पर यह जवाब आपको मिल जाएगा कि 1962 के युद्ध में हम चीन से इतनी बुरी तरह हारे क्यों। लेकिन सबसे पहले आपको जनरल के.एस. थिमैया के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। जनरल थिमैया 8 मई 1957 को भारत के सेना प्रमुख बने थे। उनका युद्ध का बहुत पुराना अनुभव था, बहुत अनुभवी थे और इसमें खास तौर पर 1948 में उन्होंने द्रास, कारगिल और लेह को पाकिस्तानी हमलावरों से मुक्त कराया था। बहुत डेकोरेटेड अफसर थे। यानी आज के लद्दाख को बचाने का श्रेय काफी हद तक जनरल थिमैया को ही जाता है। लेकिन जब जनरल थिमैया भारत के सेना प्रमुख बने तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती उस समय के राजनीतिक नेतृत्व से लड़ने की बन गई, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन ने जनरल थिमैया को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस वक्त के रक्षा मंत्री मेनन को नेहरू का बहुत खास माना जाता था, लेकिन मेनन के काम करने के तरीके से सेना में नाराजगी थी। सेना के अधिकारियों के साथ उनका बर्ताव अच्छा नहीं था और ना ही वो सैन्य मामलों में सेना के उच्च अधिकारियों की राय को कोई महत्व देते थे। अक्सर मेनन सेना के बड़े अधिकारियों को उनके जूनियर्स के सामने अपमानित भी किया करते थे। ये सब तब हो रहा था जब चीन भारत की सीमा पर सड़कें बना रहा था और सैनिक धीरे धीरे वहां पर जमा कर रहा था। लेकिन रक्षा मंत्री मेनन सेना के अधिकारियों की हर सलाह को अनदेखा करते चले गए। 1959 तक ये बात इतनी बढ़ गई कि उस वर्ष मई में सेना प्रमुख थिमैया की सलाह की अनदेखी करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल बी.एम. कौल को रक्षा मंत्री मेनन सेना मुख्यालय में एक बहुत अहम भूमिका में लेकर आ गए। कौल भी नेहरू के बहुत करीबी थे और उनके दूर के रिश्तेदार थे और यहीं से जनरल थिमैया और तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व के बीच तनाव और बढ़ गया। रक्षा मंत्री मेनन के व्यवहार से नाराज तीनों सेना अध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने का फैसला किया। सोचिए, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं
वो प्रधानमंत्री से मिलने का फैसला ले चुके हैं, लेकिन ये मुलाकात हो नहीं पाई और आखिरकार 31 अगस्त 1959 को जनरल थिमैया ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नेहरू को भेज दिया। लेकिन उस वक्त नेहरू चीन को लेकर विपक्ष के निशाने पर थे, इसलिए उन्होंने जनरल थिमैया को चुपचाप अपने घर बुलवाया, उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी किया और ये कहा कि रक्षा मंत्री के खिलाफ हर शिकायत को वो देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। लेकिन ये बात मीडिया में, प्रेस में लीक हो गई और नेहरू को संसद में इस पर बयान देना पड़ा। लेकिन संसद के अपने बयान में प्रधानमंत्री नेहरू ने जनरल थिमैया पर ही सवाल उठा दिए, इसे सेना और राजनीतिक नेतृत्व की खींचतान बताया और यह कहा कि हर हालत में राजनीतिक नेतृत्व को समर्थन मिलना ही चाहिए। यानी सोचिए कि सरकार और सेना के बीच ही मतभेद पैदा हो गए। इसके बाद जनरल थिमैया पूरी तरह से हताश हो गए। इसके बाद रक्षा मंत्री मेनन और जनरल कॉल की जोड़ी को मनमानी करने की पूरी छूट मिल गई। वर्ष 1961 में, यानी चीन से युद्ध से ठीक 1 साल पहले, इन 1961 में जब जनरल थिमैया रिटायर होने वाले थे, तो अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति के मामले में भी उनकी राय को अनदेखा कर दिया गया। उनके कड़े विरोध के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना दिया गया, जो सेना अध्यक्ष के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। कॉल की नियुक्ति पर उस वक्त के नेताओं ने सवाल उठाए थे, लेकिन नेहरू ने कभी मेनन के फैसलों पर विचार नहीं किया। पुनर्विचार तो दूसरी की बात है। यहां तक कि जनरल थिमैया के खिलाफ इन लोगों ने अफवाह फैलाई कि वो तख्ता पलट करने की तैयारी में है। उनके रिटायरमेंट के बाद इस मामले में उनके खिलाफ जांच भी करवाई गई कि वो क्या वाकई तख्ता पलट करने वाले थे। रिटायर होने के केवल 4 साल बाद जनरल थिमैया की मृत्यु हो गई और जनरल कॉल और रक्षा मंत्री मेनन के नेतृत्व में 1962 का युद्ध आज तक भारत के लिए एक बहुत ही कड़वी याद है। ये जो सभी बातें हमने आपको आज बताई हैं, इन बातों का जिक्र सैन्य इतिहासकार शिव कुणाल वर्मा और रिटायर्ड मेजर जनरल कुलदीप सिंह बाजवा की पुस्तकों में किया गया है। इसलिए निजी तौर पर हम इन दावों की खुद तो कोई पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन किताबों में जो लिखा है, जो हमने पढ़ा आज, इस पर रिसर्च किया, उसके नाते ये सब आपको हम आज बता रहे हैं। लेकिन कल हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस युद्ध के दौरान भारत की वामपंथी पार्टियां कैसे भारत और भारत की सेना का नहीं बल्कि चीन का समर्थन उस समय कर रही थी। आप क्या इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 1962 में चीन के साथ युद्ध चल रहा है और भारत की वामपंथी पार्टी भारत का नहीं चीन का साथ दे रही है, क्योंकि वो चाहती है कि भारत पर कम्युनिस्टों का राज हो जाए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.